अब हम देखने जा रहे हैं अगली हेडिंग, डीम्ड डिविडेंड। डीम्ड डिविडेंड, डीम्ड डिविडेंड का मतलब क्या है? ये डिविडेंड है तो नहीं, लेकिन इसे डिविडेंड मान लिया जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि एक तो नॉर्मल डिविडेंड होता है। वो नॉर्मल डिविडेंड क्या होता है? कंपनी प्रॉफिट कमाती है और प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में देती है, प्रॉफिट का हिस्सा देती है। ठीक है, ये डिविडेंड एज पर कंपनीज जो एक्ट जो है वो एक नॉर्मल डिविडेंड है। लेकिन उसके अलावा 5 ऐसी पेमेंट है जो इनकम टैक्स में डिविडेंड मान ली जाती है। 5 ऐसी पेमेंट है जो इनकम टैक्स में डिविडेंड मान ली जाती है। वो पांचों पेमेंट क्या क्या है? 222A की पेमेंट, 222B, 222C, 222D एंड 222E। 20A B C D E सेक्शन 222 का ये जो है ये 5 डीम डिविडेंड है, मतलब ये डिविडेंड मान लिया जाता है और इसकी भी टैक्सेबिलिटी बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे डिविडेंड की होती है। डिविडेंड कौन सी इनकम होती है? अदर सोर्सेज की। तो इन द सेम मैनर डीम डिविडेंड विल आल्सो बी इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब ये पांचों डिविडेंड हैं क्या? देखिए इसके डिस्क्रिप्शन के पीछे एक चार्ट है और मैं इस चार्ट से ही आपको समझाऊंगा और ये बहुत ही बेहतरीन चार्ट है, समझना भी बहुत आसान है। यहां से सबसे पहले तो मैंने सेक्शन लिखा है, फिर बताया कि ये पेमेंट कौन करेगा? पेमेंट बाई। पेमेंट इन, क्या चीज की पेमेंट करेगा? पेमेंट टू, किसको करेगा? कौन करेगा, क्या चीज की पेमेंट करेगा और किसको करेगा? तो ये डीम डिविडेंड कहलाएगा 222A का। तो 222A का डीम डिविडेंड क्या है? कोई भी कंपनी अगर कोई भी एसेट देती है, कोई भी कंपनी कोई भी एसेट देती है, किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो इसको डिविडेंड माना जाएगा। हम प्रॉफिट का हिस्सा देते हैं तब तो डिविडेंड मान ही रहे, हम कोई एसेट भी देंगे तो भी डिविडेंड माना जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, बताइए कंपनी अपने शेयर होल्डर को एसेट भला क्यों दे रही है? डिविडेंड की जगह दे रही होगी, प्रॉफिट का हिस्सा ही दे रही होगी। तो ये वेदर ये ट्रू है कि नहीं है इस बात से फर्क नहीं पड़ता। इनकम टैक्स कहता है हम तो इसको डिविडेंड नहीं मानते। कोई भी एसेट अगर एक कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देगी तो हम इसे डीम डिविडेंड मान लेंगे। ठीक है। To the extent of accumulated profit whether capitalized or not, to the extent of accumulated profit whether capitalized or not. What is accumulated profit? ये रही कंपनी की बैलेंस शीट, इसमें है शेयर कैपिटल, इसके नीचे रिजर्व एंड सरप्लस। ये जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है इसी को कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है इसी को कहा जाता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। मान लीजिए कंपनी की शेयर कैपिटल है 5 लाख रुपया और रिजर्व एंड सरप्लस है 4 लाख रुपया और इधर एसेट है 8 लाख रुपए की, और इन्हीं एसेट में से 2 लाख रुपए की एसेट ट्रांसफर किया जा रहा है एक शेयर होल्डर को। 2 लाख की एसेट ट्रांसफर हो रही है एक शेयर होल्डर को। तो क्या कहता है कि अगर ये 2 लाख रुपए की एसेट शेयर होल्डर को ट्रांसफर होगी तो ये जो ट्रांसफर है 2 लाख रुपए के एसेट का, इसको क्या कहा जाएगा? डीम डिविडेंड। लेकिन इसकी एक लिमिट है, डीम डिविडेंड हम अनलिमिटेड अमाउंट नहीं मान सकते, इसकी एक लिमिट है। टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है? 4 लाख रुपया। तो कहता है ठीक है ये 2 लाख रुपया डीम डिविडेंड माना जाएगा। लेकिन मान लीजिए ये 8 लाख रुपए की पूरी एसेट इसको ट्रांसफर की जाती शेयर होल्डर को, 8 लाख रुपया पूरा ट्रांसफर हो रहा था, तो डीम डिविडेंड 8 लाख रुपए नहीं कहलाता। पता है कितना कहलाता? डीम डिविडेंड की एक लिमिट है, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो 4 लाख रुपए ही माना जाता है। भले 8 लाख की एसेट दी जा रही है, जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उससे ज्यादा डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। एक बात बताइए, इससे ज्यादा माना भी नहीं जा सकता। कंपनी डिविडेंड क्या दे सकती है? अपना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा दे सकती है। इससे ज्यादा तो डिविडेंड हो भी नहीं सकता ना, तो कैसे मान लिया जाए? राइट, सबको समझ में आ गया कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अगर 4 लाख रुपए का एसेट 8 लाख की भी दी जा रही है तो भी डीम डिविडेंड कितना माना जाएगा? 4 लाख रुपए। और कुछ? तो अच्छा, अब एक बात और इसमें बताई गई, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। पता है ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ये कौन सा प्रॉफिट है? ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नॉट कैपिटलाइज्ड है। ठीक है, अगर मान लीजिए शेयर कैपिटल 5 लाख की, यहां ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूडिंग बोनस शेयर ऑफ ₹50,000, इस 5 लाख में 50,000 रुपए का बोनस शेयर है, तो पता है ये 50,000 रुपए क्या है? दिस इज ऑल्सो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अरे बोनस कहां से दिया जाता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से ही तो दिया जाता है। बोनस की जनरल एंट्री आती है आपको?
बोनस की जनरल एंट्री आती है, बोनस की जनरल एंट्री होती है रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये होती है बोनस की एंट्री। रिजर्व एंड सरप्लस को कम करते हैं, उसी से कैपिटल बना देते हैं, यहाँ से पैसा निकलता है और यहाँ बढ़ जाता है। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कैपिटलाइज्ड है, ये जो प्रॉफिट को कैपिटल बना दिया गया। बोनस शेयर क्या होता है, दिस इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। बोनस शेयर को कहते भी हैं, सुना है आपने, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को कैपिटल बनाना। तो अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कंपनी का कितना है, वेदर कैपिटलाइज और नॉट, तो इस क्वेश्चन में 4,50,000 है। नॉट कैपिटलाइज 4 लाख है, कैपिटलाइज 50,000 है, वेदर कैपिटलाइज और नॉट मिला के 4,50,000 है। तो ये लिमिट होगी, इससे ज्यादा डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। समझ में आ गया सबको? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट बता रहे हैं आपको। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख इंक्लूडिंग बोनस ऑफ 1 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस में है 4 लाख, एसेट है 7 लाख रुपए की, और ये एक शेयर होल्डर को ट्रांसफर की जा रही है। शेयर होल्डर को दी जा रही है 7 लाख की एसेट। आपको बताना है डीम्ड डिविडेंड कितना होगा। जो एसेट दी जाती है वो डीम्ड डिविडेंड है, लेकिन इसकी एक लिमिट है। लिमिट कितनी है? टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट। वेदर कैपिटलाइज और नॉट मिला के प्रॉफिट कितना है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट? 5 लाख रुपए का। 4 लाख रुपए नॉट कैपिटलाइज्ड है और 1 लाख रुपए कैपिटलाइज हो चुका है। तो वेदर कैपिटलाइज और नॉट मिला के 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे 7 लाख रुपए की एसेट भले ट्रांसफर हो रही है, 5 लाख रुपए डीम्ड डिविडेंड कहलाएगा। टू 222B क्या है? कोई भी कंपनी अगर डिवेंचर या फिर डिपॉजिट सर्टिफिकेट देती है या फिर बोनस देती है, किसको? डिबेंचर या फिर सर्टिफिकेट, डिवेंचर देती है किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को? एक बात बताइए, कोई भी कंपनी डिवेंचर्स क्यों पकड़ा देगी इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को? होता ये होगा कि उनका डिविडेंड बनता होगा, और जितने अमाउंट का डिविडेंड बनता होगा उतने अमाउंट का कंपनी उनको डिवेंचर्स दे देती होगी, यही तो होता होगा। ठीक है, भला डिवेंचर्स क्यों दे देगी ऐसे ही उठा के? तो डिविडेंड के बदले भी दिया जाता होगा। गवर्नमेंट ये बात समझ रही है, कह रही है कि अगर डिवेंचर्स दिया जा रहा है तो हम उसको डिविडेंड मान लेंगे। और बोनस अगर दिया जा रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, एक्चुअली बोनस देने का सिस्टम इक्विटी शेयर होल्डर को है। हम बोनस किसको देते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर को तो देते हैं ना। ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस देने का तो कोई कल्चर है नहीं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलता है? डिविडेंड ही मिलता है हमेशा बस। तो अगर उनको बोनस हम पकड़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि डिविडेंड के अगेंस्ट ही दे रहे होंगे। तो इसलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर बोनस भी दिया जाएगा तो वो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। तो एक बार रिपीट कर ले, 222A क्या है? कोई भी एसेट, कोई भी कंपनी किसी भी शेयर होल्डर को दे रही है। ठीक है, इक्विटी या प्रेफरेंस। 222B क्या है? अगर एक कंपनी डिवेंचर दे रही है इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, या फिर बोनस शेयर दे रही है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और दिस विल बी प्रॉफिट, दिस विल बी डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। फिर 222C क्या है? कोई भी कंपनी जो कि लिक्विडेशन में, एनी कंपनी इन लिक्विडेशन, वो एसेट देती है इक्विटी शेयर होल्डर को। एनी कंपनी इन लिक्विडेशन, कोई भी कंपनी जो कि लिक्विडेशन में है, अगर वो एसेट देती है इक्विटी शेयर होल्डर को, तो कोई भी कंपनी जो लिक्विडेशन में है, लिक्विडेशन समझते हैं, कंपनी बंद हो रही है। ठीक है, तो जब कंपनी बंद होती है तो होता भी यही है कि वो इक्विटी शेयर होल्डर को क्या करते हैं, अब पैसा तो बचा नहीं है, तो जो भी एसेट वेसेट बची होती है वो इक्विटी शेयर होल्डर को बांट के कंपनी बंद हो जाती है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? डीम डिविडेंड बोला जाता है 222C का। वैसे मैं आपको याद दिलाऊं, अगर आपको याद हो तो कैपिटल गेन में आपने पढ़ा था कि कोई भी कंपनी जब लिक्विडेशन में इक्विटी शेयर होल्डर को एसेट ट्रांसफर करती है तो इसे ट्रांसफर नहीं माना जाता है। मैंने बताया भी था कि इसे ट्रांसफर मान के होगा क्या। कैपिटल गेन अगर अराइज हो जाएगा तो कौन सा कंपनी टैक्स पे कर पाएगी? टैक्स, कंपनी की टैक्स पे करने की औकात भी नहीं है, कंपनी तो बंद हो रही है। ठीक है,
तो इसलिए इसको डीम्ड डिविडेंड की तरह ट्रीट कर लिया जाता है। भाई जितने रुपए का एसेट दे रही है लिक्विडेशन के समय वो डीम्ड डिविडेंड है और इस पे डिविडेंड क्या किया जाएगा, शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स लगा दिया जाएगा। कंपनी की हालत तो वैसे ही नाजुक है, कंपनी क्या दे पाएगी टैक्सेस। 222D, एनी कंपनी रिड्यूसिंग कैपिटल। रिड्यूसिंग कैपिटल क्या होता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्या होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? अगर एक लाइन में मुझसे पूछो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है तो हम बोलेंगे कंपनी का भीख मांगना। हाँ, जिस कंपनी की औकात एकदम खत्म है, एकदम हैसियत अब कुछ भी नहीं बची है, लगातार लॉसेस होते जा रहे हैं, तो उसके पास दो ही रास्ता है होता है, या तो वो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कर ले। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब बाहर से अपने आप को बदल ले, या तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर दे, अंदर का ढांचा बदल दे। बाहर का ढांचा बदलने का तरीका क्या है, किसी दूसरी कंपनी में जाके मर्ज हो जाए, कोई दूसरी कंपनी उसको खरीद ले, ठीक है। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है कि कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर से, डिवेंचर होल्डर से, क्रेडिटर से, सबसे भीख मांगती है, कहती है थोड़ा सा पैसा माफ कर दो, ठीक है, तुमको 10 लाख देना था, 2 लाख में काम चला लो, एक बार नहीं तो हम मर जाएंगे, और हम मर जाएंगे तो जो 2 लाख रुपए दे रहे हैं वो भी नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? सीधा सी बात है। जैसे अगर कंपनी डूब रही है तो क्या बोलेगा डायरेक्टर, बोलता है कि या तो तुम मेरी मदद करो तो हम बच जाएंगे तो तुमको कुछ दे देंगे, और नहीं मदद करोगे तो हम मर जाएंगे, मर जाएंगे तो वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि बचा ही नहीं है कंपनी में कुछ। यही है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के समय क्या होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर वगैरह को भी कभी कभी कुछ एसेट दिए जाते हैं। कैसे एसेट दिए जाते हैं मैं समझाऊं। कंपनी ऐसे बोलती है तुम्हारा 10 रुपए का शेयर ना आपसे 2 रुपए का मान्य जाएगा, साथ में हम एक लॉलीपॉप दे रहे हैं ना 1 रुपए का, ये लो 10 रुपए का शेयर 2 रुपए का हो गया और एक लॉलीपॉप मिल गया साथ में। ये लॉलीपॉप ही एसेट है, यही मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। कंपनी शेयर होल्डर को बोलती है कि तुम्हारा 10 लाख रुपए का शेयर 2 लाख रुपए का हो गया है और ये बाइक पड़ी है कंपनी में 50,000 रुपए की, ये तुम रख लो। तो जब कंपनी साथ में एसेट कुछ देती है ड्यूरिंग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग कैपिटल, तो ये भी क्या कहलाएगा, डीम्ड डिविडेंड कहलाएगा शेयर होल्डर के हाथ में अंडर सेक्शन 222D। और इन सब की एक लिमिट है, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, सेम लिमिट है यहाँ तक। याद रहेगा ABCD, एक बार रिवाइज कराएं। 222A क्या है, कोई भी कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई भी एसेट देती है। 222B क्या है, एक कंपनी डिवेंचर देती है इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और या फिर बोनस देती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। 222C क्या है, कोई भी कंपनी जो लिक्विडेशन में जा रही है वो एसेट देती है इक्विटी शेयर होल्डर को। 222D क्या है, कोई भी कंपनी जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जा रही है और एसेट देती है इक्विटी शेयर होल्डर को। 222A B C D उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बताऊं। जो मजेदार सेक्शन है या बड़ा सेक्शन है वो 222E है, और नॉर्मली क्वेश्चन ज्यादातर देखने को भी यहीं से मिलते हैं 222E से। क्या है 222E, कोई भी क्लोजली हेल्ड कंपनी, ध्यान दीजिएगा, क्लोजली हेल्ड कंपनी। व्हाट इज क्लोजली हेल्ड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को क्लोजली हेल्ड कंपनी कहा जाता है। क्लोजली हेल्ड क्यों कहते हैं मालूम है, क्योंकि बहुत क्लोज लोग प्राइवेट कंपनीज में होते हैं ना। जैसे अंबानी साहब की रिलायंस कंपनी है तो उसमें तो न जाने कितने शेयर होल्डर हैं, ठीक है। पता है रिलायंस कंपनी क्या क्लेम करती है, कहती है हिंदुस्तान में जितने लोगों के पास शेयर हैं उनमें से 1/4 लोगों के पास रिलायंस कंपनी के शेयर हैं। मतलब हर 4 व्यक्ति शेयर रखने वाले में से 1 व्यक्ति के पास रिलायंस के जरूर शेयर होंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, वो आपने मूवी देखी थी, अभिषेक बच्चन थे और ये धीरू भाई अंबानी की लाइफ पे बेस्ड मूवी थी, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है, गुरु। आपने देखी है वो मूवी? उसमें आपने देखा होगा एक सीन था AGM का, एनुअल जनरल मीटिंग का, जिसमें अभिषेक बच्चन छाता लगा के खड़े थे ग्राउंड में, ठीक है, और शेयर होल्डर्स बैठे हुए थे। पता है वो झूठे ही नहीं फिल्माया गया था, ये एक्चुअल का सीन है। मैं आपको बताऊं, जब धीरू भाई अंबानी रिलायंस कंपनी की AGM लेते थे ना, एनुअल जनरल मीटिंग होती थी, तो शेयर होल्डर की भीड़ ऐसे ही होती थी। किसी होटल में या कॉन्फ्रेंस रूम में वो लोग नहीं बैठ पाते थे, मैदान किया जाता था, बड़े बड़े स्टेडियम होते थे रिलायंस कंपनी की AGM के लिए। ये ऐसे ही होता था। और आज के ज़माने में मैं आपको बताऊं क्या होता है, जितने बड़े रूम में बैठ के मैं क्लास ले रहा हूं ना, उतने ही बड़े रूम में AGM हो जाती है हर कंपनी की।
इससे ज़्यादा शेयर होल्डर नहीं होते हैं किसी भी कंपनी की एजीएम में। उस समय इस तरीके से होता था। देखिए आज कोई भी इंसान शेयर पता है किस भाव से खरीदता है? जब हम किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो क्या हम उसमें मालिकाना हक फील करते हैं, मेरी कंपनी ऐसा कुछ फील करते हैं? नहीं, हम मुनाफा कमाने के लिए आए हैं। 100 रुपये का खरीदे हैं तो 110 रुपये में बेच देंगे, हमको बस इससे मतलब है, हमको उस कंपनी से ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन उस समय अटैचमेंट था लोगों का, लोग कहते थे हम रिलायंस कंपनी के मालिक हैं, हिस्सेदारी हमारी, हमने शेयर खरीदा हुआ है रिलायंस कंपनी में, ठीक है। इसलिए वो एजीएम भी अटेंड करते थे, वो एक अलग दौर था, ठीक है। न जाने कितने लोग थे वो कहते थे कि भाई धीरू भाई अंबानी की वजह से हम अपनी बेटी की शादी कर पाए, क्यों? क्योंकि हमने रिलायंस कंपनी में पैसे लगाए थे 100 रुपये, जो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो गए कितने में, न जाने कई हजार रुपए में। तो वो एक दौर था। फिर उसके बाद उनके बेटों ने भाग दौड़ संभाली और ऐसी संभाली कि 700 रुपये का रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर जारी हुआ था, ठीक है, एक ज़माने में, जो 7 रुपये का भी आज नहीं है, 1 रुपये कुछ पैसे का है, ठीक है, 1 रुपये से भी नीचे चला गया था। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों की वेल्थ किस तरीके से इरोड हुई है उनके जाने के बाद, धीरू भाई अंबानी के जाने के बाद। हालांकि मैं तो आपको बताऊं, जब रिलायंस कंपनी का बंटवारा हुआ था तो शेयर होल्डर माला माल हो गए थे। हाँ, रिलायंस कंपनी का जब धीरू भाई, जब उनकी माता जी ने मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच बंटवारा किया था, तो 800 रुपये के शेयर जब स्प्लिट हुए थे तो 2700 रुपये के हो गए थे। मतलब बंटवारा हो रहा था उधर दो भाइयों का, और धनवान बन रहे थे इंडिया के सारे शेयर होल्डर, ठीक है। तो वहाँ तक भी सही था, लेकिन उसके बाद से दौर अलग हो गया और जो नई कंपनियां फॉर्म हुई उन सब में बहुत शेयर होल्डर को लॉसेस भी देने पड़े। अदरवाइज रिलायंस कंपनी तो के आईपीओस आप समझ नहीं सकते हैं किस तरीके से बिकते थे। रिलायंस कंपनी कहती है हमको 1000 करोड़ रुपए चाहिए, 3 दिन के लिए आईपीओ खोलना जरूरी होता है, मालूम है कि नहीं? कि 3 दिन तक पैसा लेते रहो जितना आ रहा है, फिर वापस कर देना। लेकिन 3 दिन से पहले पैसा लेना बंद नहीं कर सकती है कंपनी, मालूम है कि नहीं? जैसे हमको जितना भी पैसा चाहिए, अगर 1 मिनट में भी आ गया तो हम रुक नहीं सकते, हमको लेते रहना पड़ेगा, फिर वापस करिए आप। तो 3 दिन का मिनिमम टाइम होता है। और रिलायंस कंपनी वो कंपनी है जो 1 मिनट बाद बोलती है मेरा पूरा पैसा हो गया जितना चाहिए था। ये है पब्लिक का ट्रस्ट। और पैसा मांग के तो देखे, पब्लिक पैसा फेंकने को तैयार है, मालूम है कि पैसा कैसे ग्रो करता है इन कंपनियों में। बट वो सारे सपने चकनाचूर हो गए रिलायंस कम्युनिकेशन के आईपीओ फेलियर के बाद। वो 540 रुपये में कंपनी जारी शेयर्स उसके दिए गए थे, और पहले दिन ही 500 के नीचे आ चुका था जिस दिन वो मार्केट खुला, और धीरे धीरे क्रैश होते होते वो ख़त्म हो गया, शेयर 1 रुपये के नीचे आ गया। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को क्लोजली हेल्ड कंपनी कहा जाता है, और इसमें क्या बताया गया देखिए कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर को लोन या फिर एडवांस देती है, ठीक है, ये कैसा शेयर होल्डर है? ये शेयर होल्डर ऐसा है जिसने ग्रेटर इजकल टू 10% शेयर हेल्ड किया हुआ है इस कंपनी में। यानी एक प्राइवेट कंपनी एक ऐसे शेयर होल्डर को लोन या एडवांस देती है जो शेयर होल्डर के पास 10% या उससे अधिक शेयर है। तो पता है ये लोन और एडवांस इस शेयर होल्डर के हाथ में क्या कहलाएगा? डीम्ड डिविडेंड कहलाएगा, अंडर सेक्शन 222E। आप समझिए कितनी अजीब बात आपको लगेगी कि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को, जिसके पास 10% से अधिक शेयर है, उसको कर्जा दे रही है, तो ये उसके हाथ में कर्जा नहीं कहलाएगा, पता है क्या कहलाएगा? इनकम कहलाएगी। अदर सोर्सेज की ये इनकम हो गई, डीम्ड डिविडेंड हो गया, इस पर टैक्स देना पड़ जाएगा। बात उचित लग रही है आपको? बात अनुचित लगेगी, लेकिन जरा सोचिए ये हो क्या रहा था मार्केट में, गवर्नमेंट को ऐसा क्यों करना पड़ा? बताइए कंपनी में मेरे पास 10 से अधिक % शेयर है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बताइए वो कंपनी किसकी है? इसका मतलब अरे मेरी ही कंपनी है भाई साहब। हम क्या करते हैं देखिए, समझिएगा बात को, हम अपनी बीवी के शेयर लगा देते हैं उसमें, ठीक है, अपने दूसरे रिश्तेदारों के शेयर बना देते हैं, ठीक है, और कंपनी को चला कौन रहा है? हम ही तो चला रहे हैं भाई साहब। मेरा भी 10% शेयर है, कहने के लिए ना 10% है, हम ही मालिक हैं, ठीक है, बाकी शेयर भी किसका है? हमारे ही परिवार वालों का है भाई। ऐसी ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती है, हमारी भी कंपनी ऐसी ही है, ठीक है, हमारे ही रिश्तेदारों के शेयर हैं उसमें, ठीक है, और कुल मिला के हमारे कितने भी % शेयर है, मालिक तो हम ही हैं, ठीक है।
अगर हमने कंपनी से पैसा निकाला लोन के रूप में, अब ध्यान से सुनिएगा, मेरी कंपनी खूब पैसे कमा रही है, क्या हम कंपनी से पैसा निकालते हैं? नहीं, क्योंकि कंपनी से हम पैसा निकालेंगे तो मेरे हाथ में डिविडेंड की इनकम कहलाएगी और मुझे टैक्स देना पड़ जाएगा 30%। या सोचिए, देखो, अगर मान लीजिए मेरी कंपनी ने 1 करोड़ रुपए कमा लिए, मैं शेयर होल्डर हूं कंपनी का, 1 करोड़ रुपए क्या मैं अपने खाते में ट्रांसफर करूंगा? नहीं करूंगा, वो कंपनी के खाते में रहेगा पैसा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने अपने खाते में पैसा डाला तो ये मेरी इनकम हो जाएगी डिविडेंड की, और मुझे 30% टैक्स देना पड़ जाएगा सरकार को। तो मुझे अब इस बात से तकलीफ होगी, मैं कहूंगा कि मैं टैक्स क्यों दूं? तो ये पैसा कंपनी में पड़ा रहता है। अब मुझे के पैसे को इस्तेमाल करना है तो मैं कैसे करूं? तो मैं दिखाता हूं, कंपनी ने मुझे लोन दिया, ठीक है, और कंपनी ने मुझे लोन दिया जिसकी हम कभी रीपेमेंट नहीं करते हैं। कौन मुझसे पैसा मांग लेगा? मेरी कंपनी से हमने पैसा लिया है, कोई बोलेगा क्या? अरे भाई, कंपनी मेरी ही है भाई, सब समझने की कोशिश कीजिए ना, ठीक है। वो तो कागजों पे ना हिस्सेदारी इसकी है, उसकी है, सबकी है, मालिक तो हम ही है भाई, ठीक है। तो वहां पे हम लोन और एडवांस लेंगे और लोन हमेशा हम परमानेंट रखे रहेंगे, कभी वापस ही नहीं करेंगे। तो सरकार कह रही है जो तुम पैसा लिए हो देते होते तो हो नहीं, तो ये कौन सी बदमाशी है तुम्हारी? ये तुम्हारी इनकम ही तो हुई, हम इसको डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे और इस पर टैक्स लेंगे। अच्छा, अब आप कहोगे सर अगर जेन्युइन लोन है तो हम वापस भी करेंगे, ब्याज भी देंगे, तब भी गवर्नमेंट अलग अलग लॉ नहीं बनाती है। गवर्नमेंट कह रही है लोन एडवांस अगर दिया गया है ऐसे शेयर होल्डर को जिसके पास 10% या अधिक शेयर है तो हम ये इनकम मानेंगे उसके हाथ में, जेन्युइन लोन है तो भी मानेंगे, ठीक है। बस कब नहीं मानेंगे, आइए समझाते हैं एक केस। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पता है कौन सी कंपनी है? लोन देने वाली कंपनी है। अब हम इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, मुझे भी लोन लेना है, तो हम अपनी कंपनी से लोन ले या हम बाहरी कंपनी से लोन लेने जाएं? अरे मेरी कंपनी दुनिया को लोन दे रही है, हमको लोन चाहिए तो हम कहीं और से लेने जाएंगे क्या? दुनिया को लोन मेरी कंपनी देगी और हम लोन लेने कहीं और जाएंगे, हम भी तो अपनी कंपनी से फिर लेंगे। तो अगर ऐसे में हमने लोन लिया है तो वो मेरे हाथ में डीम्ड डिविडेंड नहीं कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, जिस कंपनी से हम, जो मेरी कंपनी है जिसमें मैंने 10% से अधिक शेयर लगा रखे हैं, वो कंपनी का धंधा ही पता है क्या है? लोन देना है, राइट। अब एक बात सुनिए, अब मान लीजिए ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एजुकेशन कंपनी है, मान लो मेरी वाली कंपनी है, ठीक है। अब मुझे इससे लोन लेना है, मैंने कहा भाई ये तो लोन देती नहीं है, अगर मैंने इससे लोन लिया तो ये मेरी इनकम कहलाएगी। तो मैंने क्या किया, इस कंपनी को लोन वाली कंपनी बनाने की कोशिश की। कैसे? मैंने 100 रुपए का कर्जा 100 लोगों को दे दिया, ठीक है, और जिसको कर्जा दिया ना, कहा कि ये लो 100 रुपया, ठीक है, साइन करो कि तुमने लोन लिया इस कंपनी से 100 रुपए पे, और हमने उसको धीरे से कान में बोला रखे रहना, वापस नहीं लेंगे, चिंता मत करो। अरे क्या जरूरत है, 100 लोगों को 100 रुपए बांट दिए, कंपनी लोन दे दी, ये हो गया। कितने रुपया का लोन दे दी? कितने का? 10,000 रुपया का। 10,000 रुपया मेरी जेब से ही लगा ना, हम तो ऐसे ही 10,000 रुपये उड़ा देते हैं। 10,000 रुपये में हमने अपनी कंपनी को क्या बना लिया? लोन देने वाली कंपनी। 100 लोगों से साइन करा लिया कि 100 रुपया का कर्जा दिया है हमने, और अब हमने अपने आप को 1 करोड़ रुपया दे दिया। और मैंने क्या बोला सरकार को, देखो ये लोन देने वाली कंपनी है, दुनिया को लोन बांट रही है, सैकड़ों लोगों को लोन बांटी हुई है, हमको भी दे दी। तो अब गवर्नमेंट कह रही है ज्यादा चालू ना बनो, ये लोन देने वाली कंपनी है, ये तो पैसा कहां से कमाती है? एजुकेशन से कमाती है। ये तो तुम जो फालतू की बात कर रहे हो, 100 लोगों को 100 रुपया दिया, प्राइमरी काम नहीं है इसका। प्राइमरी काम क्या है इसका? पढ़ाना। इसलिए इसको लोन कंपनी हम नहीं मानेंगे। और जो मुझे 1 करोड़ रुपए मिला है, पता है वो लोन नहीं कहलाएगा, पता है क्या कहलाएगा? डीम्ड डिविडेंड कहलाएगा, मुझे टैक्स देना पड़ जाएगा। आया समझ में सबको? तो लोन देना कंपनी का प्राइमरी धंधा होना चाहिए, ये भी जरूरी है, ठीक है। बस ये नहीं कि 2-4 लोग को लोन दिला के लोन कंपनी बोलने लगे तो चल जाएगा काम, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो ये था इसका ऊपर वाला, लोन और एडवांस दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को जिसके पास 10% या अधिक शेयर है, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक डीम्ड डिविडेंड कहलाएगा। अब इसका क्या मतलब है? अभी तक आप बोल रहे थे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, अब सुनिए क्या है। इसने लोन और एडवांस दिया है 5 लाख रुपए का, मान लीजिए। अब इस कंपनी की बैलेंस शीट हम यहां पे बना देते हैं, इस कंपनी की बैलेंस शीट बना दे रहे हैं। इस कंपनी की बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल है 8 लाख रुपए का, और रिजर्व एंड सरप्लस है 4 लाख रुपए का, और यहां लिखा हुआ है इंक्लूडिंग बोनस 1 लाख। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक ही क्या कहलाएगा? इनकम कहलाएगा। ध्यान दीजिए यहां वर्ड क्या लिखा हुआ है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना? 4 लाख। वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट अगर बोलते तो 5 लाख होता। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 4 लाख, लेकिन वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट बोल देंगे तो 5 लाख रुपए हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में लिमिट 5 लाख है कि 4 लाख है? 4 लाख है।
222E में जो लिमिट होती है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की होती है, और 222ABCD में जो लिमिट होती है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट की होती है। वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट इस क्वेश्चन के हिसाब से 5 लाख है, लेकिन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 4 लाख का है। तो अब लोन भले 5 लाख रुपए का दिया गया है, डीम्ड डिविडेंड 222E का कितना कहलाएगा, ₹4 लाख। आई होप क्लियर है सबको। बोलिए क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना? अब इसमें एक और बात भी है, दो बातें हैं एक्चुअली 222E में। कंसर्न इन विच इक्विटी होल्डर होल्डिंग ग्रेटर इज इक्वल टू 10% वोटिंग पावर है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंसर्न। चलिए क्या है देखिए बताते हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये लोन देती है कंसर्न को। ये कंसर्न क्या हो सकता है, ये एक पार्टनरशिप हो सकता है, ठीक है। AOP हो सकता है, BOI हो सकता है। एक ऐसी कंसर्न को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लोन और एडवांस दे रही है। जो और मिस्टर एक्स एक बंदा है जो इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ग्रेटर इज इक्वल टू 10% शेयर हेल्ड कर रखा है, और इस कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसका। फिर से मैं समझाता हूं ये कहानी क्या है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंसर्न को लोन दे रही है जिस कंसर्न में एक बंदा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है, और जो कंपनी लोन दे रही है उसमें 10% का शेयर होल्ड करता है। एक्चुअली ये कहानी क्या है देखिए, मान लीजिए मिस्टर एक्स की जगह पे मुझे रख दीजिए। मैं अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से लोन ले रहा था जिसमें मेरा 10% से अधिक शेयर है, तब तुम मेरे हाथ में डीम्ड डिविडेंड कहला रहा था और टैक्स लग जा रहा था, ठीक है। मैंने क्या किया, एक ऐसी पार्टनरशिप फर्म भी है जिसमें मैं पार्टनर हूं, तो मैंने उस कंपनी से उस फर्म को लोन दिलवा दिया। ऐसा भी कर सकता हूं मैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट लोन लूंगा तब तो मैं मेरे हाथ में डीम्ड डिविडेंड कहलाएगा। तो मैंने ये दूसरी कोशिश की कि मैं कंसर्न में पार्टनर वगैरह हूं या कुछ हूं, उसमें मैंने लोन दिलवा दिया। जब मैंने उसमें लोन दिलवा दिया तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, कह रही है ये लोन और एडवांस जो है ये इस कंसर्न के हाथ में डीम्ड डिविडेंड कहलाएगा, मेरे हाथ में नहीं, उस कंसर्न के हाथ में डीम्ड डिविडेंड कहलाएगा, और ये टैक्सेबल हो जाएगा कंसर्न के हाथ में। और ये कंसर्न इस पे क्या करेगी, फिर टैक्सेस पे करेगी, ठीक है। और इसकी एक लिमिट होगी कि ये डीम्ड डिविडेंड कितना कहलाएगा, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ओनली। ध्यान दीजिएगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, सिर्फ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अच्छा, मैं हर जगह आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बता रहा था, रिजर्व एंड सरप्लस होती है। यस, रिजर्व एंड सरप्लस होती है, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस में एक चीज हटा देना है, वो है सिक्योरिटी प्रीमियम। क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम आपकी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं होती, वो आप कमाते नहीं है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो आपने एक्यूमुलेट किया, इकट्ठा किया है, कमाया है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होती है, शेयर्स को, डिवेंचर्स को आप प्रीमियम पे सेल कर देते हो तो उससे पैसा आ जाता है, वो मेरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है, वो मेरा इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट नहीं है, वो तो कैपिटल प्रॉफिट है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का हिस्सा नहीं माना जाता है। तो जब भी आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे ना, तो रिजर्व एंड सरप्लस से सिक्योरिटी प्रीमियम हटा दीजिएगा, फिर कैलकुलेट कीजिएगा। अच्छा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट किस दिन का देखा जाएगा, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमेशा होता है किस दिन का देखा जाएगा। Accumulated profit is to be taken up to the date of distribution. However, for purpose of section 222C, profit up to the date of winding is taken. जिस दिन पैसा दे रहे हो उस दिन का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट देखा जाएगा। लेकिन 222C में लिक्विडेशन वाला केस था ना, उसमें क्या होता है, जिस दिन कंपनी लिक्विडेट होती है ना, उस दिन का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट देखा जाता है। क्योंकि देखिए, लिक्विडेशन होना और शेयर होल्डर को एसेट मिलना, इन दोनों में बहुत अंतर है। लिक्विडेशन जब होता है तो पहले कंपनी आउटसाइड लायबिलिटी सेटल करती है, फिर इक्विटी शेयर होल्डर की बारी आती है। इक्विटी शेयर होल्डर की बारी एकदम आखिरी में आती है, तो पेमेंट बहुत बाद में हो रहा होगा। लेकिन जिस दिन लिक्विडेशन हुआ है कंपनी का, उस दिन की एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहा जाएगा।
Trade advances would not fall within the ambit of the word advance in section 222E and therefore would not be treated as deemed dividend. अब ये क्या होता है, जैसे हम कंपनी में 10% का शेयर रखते हैं, ठीक है, कंपनी ने मुझे 5 लाख रुपए का एडवांस दिया, पता है क्यों? क्योंकि हम कंपनी के लिए मशीन खरीदने जापान जा रहे हैं, तो एडवांस तो हमको दिया है, तो क्या ये मेरे हाथ में इनकम हो गई? तो भाई साहब फिर किसी और को भेज दो। हम मशीन लेने के लिए जाएंगे तो कंपनी पैसा देगी कि नहीं हमको? अरे बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक बात बताइए, मेरी कंपनी में जो भी आदमी काम करता है उसको हम कोई सामान लेने भेजते हैं तो पैसा लेके भेजते हैं कि कहते हैं कि नहीं तुम अपना पैसा लगाओ? पैसा लेके भेज देंगे हम, ठीक है, वो अपना पैसा क्यों लगा देगा? तो ये तो लॉजिकल ही नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट ये कहने लग जाए कि नहीं भाई हम इसको एडवांसेस मान लेंगे, डीम डिविडेंड हो जाएगा, तब तो भद्दा मजाक हो गया एकदम से। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर ट्रेड की वजह से, बिजनेस की वजह से एडवांसेस दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो ट्रेड एडवांसेस डीम डिविडेंड नहीं कहलाएंगे, ऑब्वियस है। फिर डी पॉइंट देखिए, 222 is not applicable to any advance or loan given by company during the normal course of its business. The money lending is a major part of the business of the company. अगर कंपनी का धंधा ही लोन देना है तो भाई साहब हम अपनी कंपनी से ही लोन लेंगे। दुनिया को कम लोन हमारी कंपनी बांटे और हम लोन लेने के लिए दूसरी जगह जाएं, ऐसे तो होगा नहीं। तो यहाँ पे भी लोन्स और एडवांसेस अलाउड है, वो डीम डिविडेंड नहीं कहलाएंगे। अच्छा, अब आखिरी पॉइंट एक बहुत ही सुंदर बात है, ये देखिए क्या है। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया था ना, हाँ, कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने लोन एडवांस दिया शेयर होल्डर को 5 लाख रुपए का, ठीक है, तो ये 5 लाख रुपए क्या कहलाया था? डीम डिविडेंड, ठीक है। हालांकि 5 नहीं कहलाया था क्योंकि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 4 लाख था, तो 4 लाख डीम डिविडेंड कहलाया था, ठीक है। अब ये कंपनी सचमुच का डिविडेंड बांट रही है, ठीक है, और इस शेयर होल्डर का डिविडेंड बना है 1 लाख रुपया, और 1 लाख रुपया डिविडेंड इसको देने की बजाय इस लोन से एडजस्ट कर लिया गया। ध्यान से समझ में आया? समझ में आया क्या हुआ? अब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 1 लाख रुपया का डिविडेंड इस शेयर होल्डर का बनता है, जो कि एडजस्ट हो गया अगेंस्ट लोन। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 1 लाख रुपए का लोन देना है, 1 लाख रुपए का डिविडेंड बांटना है इस शेयर होल्डर को, लेकिन लोन के अगेंस्ट एडजस्ट हो गया, तो ये शेयर होल्डर की 1 लाख रुपए की इनकम नहीं कहलाएगी, क्योंकि ऑलरेडी 4 लाख रुपए इनकम कहलाई हुई। जब तक एडजस्ट होगा तब तक कोई इनकम नहीं कहलाएगी, ठीक है ये बात। तो if the loan or advance is deemed as dividend and further the company declares actual dividend which is adjusted against the aforesaid loan or advance, then the amount so adjusted is not liable for tax again. ठीक है, इलस्ट्रेशन पढ़ दें आपके लिए कि कर लेंगे आप? पढ़ देते हैं, चलिए। जेड लिमिटेड इज अ कंपनी इन विच द पब्लिक इज नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। पब्लिक नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड का मतलब समझ गए? क्लोजली हेल्ड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। के इज अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी होल्डिंग 15% शेयर। अच्छा, के पास 15% शेयर है। द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑन दिस अमाउंट्स टू 10 लाख। द कंपनी लेंट 2 लाख टू के बाई अकाउंट पे ड्राफ्ट ऑन दिस। द लोन वॉज नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द कंपनी। अच्छा, ट्रेड से रिलेटेड लोन नहीं था, ट्रेड एडवांसेस नहीं था इसका मतलब। 10 लाख एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, 2 लाख का लोन दिए गए। के रीपेड द लोन टू द कंपनी बाई द अकाउंट पे ड्राफ्ट ऑन 31 मार्च 2021। एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ बोरोवल रीपेमेंट ऑफ लोन। लोन को बोरो किया गया, फिर रीपे भी किया गया था, ठीक है। क्या होगा भाई साहब? लोन जेन्युइन है कि नहीं है ये सबसे अब मतलब नहीं होता, कि कंपनी का काम लोन देना तो है नहीं, दूसरी बात ट्रेड के लिए एडवांसेस था नहीं, तो 2 लाख रुपए डीम्ड डिविडेंड कहलाएगा। अगर वो रीपे हो गया तो भी कहलाएगा, ठीक है। तो ये लिखा है, द अमाउंट ऑफ 2 लाख सो पेड टू हिम शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड इवन इफ द अमाउंट इज रीपेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखिए, मिस्टर जुगल टुक अ लोन ऑफ 2,20,000 फ्रॉम अ कंपनी इन विच द पब्लिक इज नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। मतलब पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ही होल्ड्स 25% इक्विटी शेयर। अच्छा, ऑन द डेट ऑफ लोन एंड पेइंग द प्रीमियम द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वर 1,80,000। कंपनी की एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 1,80 थी, हालांकि लोन दिया गया है 2,20,000 रुपए का, तो आप भी समझ सकते हो 1,80,000 से ज्यादा डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो 1,80,000 का डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। सब्सिक्वेंटली द सेम ईयर द कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड ऑन हिज शेयर होल्डिंग। मिस्टर जुगल वाज इंटाइटल्ड टू डिविडेंड ऑफ 35,000 रुपए का उसका एक्चुअल डिविडेंड बना ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन उसको एडजस्ट कर लिया गया, पे नहीं किया गया, तो 35,000 अब दोबारा इनकम नहीं बनेगी, ठीक है।
35,000 रुपये का डिविडेंड बना, लेकिन वो एडजस्ट हो रही है इसलिए इनकम नहीं बनेगी। कोई भी अगर लोन से एडवांस दिया जाता है तो वो डिविडेंड बन जाता है, तो फिर एक्चुअल अगर डिविडेंड है जो उस लोन से एडजस्ट होता है तो उसको डिविडेंड नहीं माना जाता है, फिर उस पर टैक्स नहीं लगता। ठीक है, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग आएंगे तो फिर आगे की बात करेंगे आपके साथ।